हम ये जान लेते हैं कि कंट्रोल प्लान जो होता है ये आपके एपीक्यूपी का हिस्सा होता है, यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान। यानी कि जब हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डेवलपमेंट करने के दौरान ही हमको कंट्रोल प्लान बनाना होता है, क्योंकि हमको प्रोसेस को, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस होता है, या हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि डिजाइन फेज से हमारा कंट्रोल प्लान बनना शुरू हो जाता है जब हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। हमारा जो पहला कंट्रोल प्लान होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में ही हम बनाते हैं, फिर आता है हमारा प्री लॉन्च, फिर आता है हमारा प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो डिटेल जो होता है इसका एपीक्यूपी के मैनुअल में सब कुछ दिया गया है। तो मैनुअल को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें सब कुछ दिया गया है। खैर, अगर आप हमारे एपीक्यूपी के कोर्स को अगर देखेंगे तो उसमें सब चीजें बताई गई हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कंट्रोल प्लान बनाना है। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करना होता है। ठीक है ना। एपीक्यूपी के साथ में कंट्रोल प्लान का इंपॉर्टेंट लिंक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जानते हैं जो कि आपको कंट्रोल प्लान बनाने के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑर्गेनाइज द टीम। तो दोस्तों टीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरह कोई काम कर रहे हो, चाहे आप पीपअप कर रहे हो, चाहे कंट्रोल प्लान बना रहे हो, चाहे एपीक्यूपी कर रहे हो। मोटा मोटी तौर पर अगर बात करूं तो एपीक्यूपी में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना। तो उसमें आप कंट्रोल प्लान भी बनाते हैं, तो ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग क्रॉस फंक्शन टीम आपके पास में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम की, तो क्रॉस फंक्शनल टीम में आपका कोई टीम का लीडर रहेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, परचेजिंग हो गया, या और भी जो आपके टेक्निकल टीम्स होंगे जो कि रिलेवेंट कॉम्पिटेंसीज रखते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस फंक्शन टीम का मतलब नहीं कहीं से बंदे को उठा लिया जिसको कि टेक्निकल प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं हो, वो वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमको वो टीम मेंबर लेने हैं जो कि रिलेवेंट हो और जो वैल्यू ऐड कर पाए। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये भी है, क्या बोलता है, इट मे बी नेसेसरी टू हैव डिफरेंट टीम्स और रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंट्रोल प्लान। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोटो में, प्री लॉन्च में और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाने के दौरान में सारे फेजेस में सेम ही टीम रहे, नहीं है ना। आप जब प्रोटो बना रहे हो तो उस समय आपका कंसेप्चुअलाइजेशन फेज चल रहा होता है, वहां पर हो सकता है कि डिजाइन इंजीनियर काम कर रहा हो। ठीक है ना। उसको इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। आपका जब प्री लॉन्च फेज में जाएगा तो हो सकता है कि वो भी चाहिए, प्लस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन का जो इंजीनियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। जब प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में जाएंगे तो हो सकता है आपको मेंटेनेंस का बंदा, टूल रूम का बंदा भी लेना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके अलग अलग फेजेस कंट्रोल प्लान बनाने के दौरान में मैन पावर जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए, और तीनों फेजेस में अलग अलग भी टीम हो सकती है। ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया डिफाइन द स्कोप। स्कोप डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि कौन सा कंट्रोल प्लान बना रहे हैं, प्रोटो बना रहे हैं, प्री लॉन्च बना रहे हैं, या हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, या प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बन रहा है, या प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान बन रहा है। दूसरी बात है कि टीम को यह भी असेसमेंट करना है कि जो भी इसमें टेस्ट और कंट्रोल हमको दिखाने हैं क्या उसकी फिजिबिलिटी है। यानी कि अगर फिजिबल नहीं है और आपने कुछ भी लिख दिया कि इसमें हम पोकायो को ये कर देंगे, इस मशीन में ये कर देंगे, है ना, और वो सब चीजें फिजिबल ही नहीं है, तो करंट सिनेरियो में क्या फिजिबल है, क्या आपको प्रपोज करना है तो हो पाएगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कंट्रोल प्लान बनाना है। तो कंट्रोल प्लान आपने एक बार डाल दिया तो फिर आपको इस्तेमाल करना ही करना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान में लिखा कि हम यहाँ पर इस पोकायो को ला के उसको चेक करेंगे, ठीक है ना, और पोकायो की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो कैसे आपने लिख दिया, वो तो होगा ही नहीं इस्तेमाल, है ना। इसको कंसिडरेशन करना आपको जरूरी है। In some cases the team may need to determine assistance required from the customer। अब चूंकि प्रोडक्ट जो बना रहे हैं आप बना रहे हैं तो काफी बार क्या होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, आपको हो सकता है कि आइडिया हो, कुछ डाउट हो रहा हो कि यही बात है, कुछ और चीजें क्लैरिटी लेनी है, तो कस्टमर से बात करनी पड़ सकती है। कुछ जगहों में आपको सप्लायर को भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, तो वो देख ले कहां पर किसकी रिक्वायरमेंट है इन्वॉल्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एस्टैब्लिशिंग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। द कंट्रोल प्लान टीम मस्ट एस्टैब्लिश लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद एप्लीकेबल कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लायर टीम्स, है ना, कि कंट्रोल प्लान बनाने के दौरान में जो हमारे सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन चैनल कैसा रहेगा, सबसे डिस्कशन करना, इनपुट लेना है, मे बी अप्रूवल भी करवाना पड़ सकता है कस्टमर से, है ना। तो कौन किससे बात करे, कब बात करे, कुछ इनपुट लेना है,
ये करना है कि नहीं करना है, कुछ डेविएशन लेना है, स्पेसिफिकेशन में कुछ कंसिडरेशन करना है, रिएक्शन प्लान में कुछ कंसिडरेशन करना है, तो ये कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, है ना। आप कंट्रोल प्लान बनाएंगे तो जो टीम मेंबर हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती है कंट्रोल प्लान में। अगर आप फॉर्मेट को देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट आते हैं। तो क्या टीम जो बैठी हुई कंट्रोल प्लान बनाने के लिए उनको अंडरस्टैंडिंग है फॉर्मेट के बारे में ठीक से, कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मशीन के बारे में क्या लिखना है, कंट्रोल मेथड का मतलब क्या होता है, रिएक्शन प्लान का मतलब क्या होता है, किस तरीके से चीजें लिख सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, डिटेक्शन वाला कंट्रोल क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं। पोकाइगो की बात करें तो पोकाइगो होता क्या है, एसपीसी की बात करें तो एसपीसी होता क्या है ना। जब तक टीम को इन सब चीजों के बारे में ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो वो कंट्रोल प्लान में ठीक तरीके से वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंश्योर करें कि जो टीम मेंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं कंट्रोल प्लान बनाने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग किसको किसको कहां पर देनी है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो इनफैक्ट ये एपीक्यूपी के दौरान ही अलग अलग फेजेस में हम ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट। ऑफ कोर्स कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमने अभी बात भी किया था। तो क्योंकि कस्टमर अल्टीमेटली क्या है, प्रोडक्ट का ओनर है। हो सकता है कि आपने खुद डिजाइन ना बनाया हो, कस्टमर ने डिजाइन बनाया हो, आप ऐसा कोई पार्ट बना के दे रहे हो जो कस्टमर के यहाँ पे जाके फाइनल असेंबली हो रहा हो, तो उसका फिटमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्म का रिक्वायरमेंट क्या है, सेफ्टी के हिसाब से कस्टमर के एंड में क्या इंपॉर्टेंस है, एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या रिक्वायरमेंट है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, लीगल इंपैक्ट क्या है। बहुत सारी चीजों में कस्टमर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट को आपको इंश्योर करना है, चाहे प्रोटो फेज हो, चाहे प्री लॉन्च फेज हो, चाहे प्रोडक्शन फेज हो, हर एक फेज में कस्टमर को इन्वॉल्वमेंट करते हुए चले। इनफैक्ट फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे तो उसमें कस्टमर के अप्रूवल की भी बात की जाती है। जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है कस्टमर अगर बोलता है तो खैर तो करना ही करना है, नहीं भी है तो भी आपको अप्रूवल कस्टमर से ले लें तो आप सेफ रहेंगे, वो बेटर होगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो कि आपको कंट्रोल प्लान बनाने के लिए आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यानी कि कंट्रोल प्लान में जो कॉलम्स, जो एलिमेंट्स होते हैं और जो रोज वगैरह होते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे उसको हमें फिल करना है, क्या क्या कंसिडरेशंस रहते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो मॉड्यूल में। तो दोस्तों ये हमारा नया कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हैं जो कंट्रोल प्लान है इसमें जितने भी क्रिटिकल एलिमेंट्स है उसको नंबरिंग किया गया है ना। यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी कि जिस जिस जगह में आपको पॉइंट्स लिखने हैं कंट्रोल प्लान बनाने के दौरान में उसको नंबरिंग किया गया है। और हर एक पॉइंट्स के लिए हम इलाबोरेट करेंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि उन पॉइंट्स को कैसे कंट्रोल प्लान बनाते समय में आपको भरना है, ठीक है ना, ताकि आप सही कंट्रोल प्लान सही तरीके से बना सकें। और ये लेटेस्ट वाला कंट्रोल प्लान है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नया चीज ऐड किया गया सेफ लॉन्च यहाँ पर डाला गया है। और रिएक्शन प्लान में हम देख सकते हैं कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब 2 कॉलम नहीं थे, अब एक ही कॉलम, पहले एक ही कॉलम था, अब 2 कॉलम कर दिया है। एक्शन और ओनर और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली गई है, ठीक है ना। तो टोटल पॉइंट जो है 1 से लेके देख सकते हैं हम 25 और 26 पॉइंट है। तो इनको एक एक करके समझते हैं क्या क्या हमें भरना है, ठीक है। तो पहले लेते हैं एलिमेंट 1। तो दोस्तों एलिमेंट 1 हमारा जो है यहाँ पे है, यानी कि प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन और सेफ लॉन्च। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में रहेगी। वैसे हमारे जो फेजेस होते हैं वो प्रोटो होते हैं, प्री लॉन्च होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, जो पहले भी था अब भी है। तो जो भी फेज रहेगा आपको वहां पर उसे कलर भरना है या टिक करना है जैसे कंफर्टेबल है। तो प्रोटो क्या होता है, a description of the dimension measurements, material and performance test occurring during prototype build। जब आप प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बना रहे हो उस समय में आपको यहाँ पर टिक करना है। जब आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज चल रहा हो, प्रोटो सैंपल जब बनाना हो, उस समय में आप प्रोटो पर टिक करेंगे और बाकी चीजों को भरेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, प्री लॉन्च। तो प्री लॉन्च वाले में क्या करना है, जब प्री लॉन्च होगा तो आपको यहाँ पर टिक करना है, या कलर भरना है। ये क्या है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायमेंशनल मेजरमेंट। यहाँ पर डायमेंशनल वैल्यूज आएंगी, मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा, है ना। ये प्रोटो के बाद में होता है, लेकिन नॉर्मल प्रोडक्शन यानी कि प्रोटो के बाद में आया प्री लॉन्च, लेकिन प्रोडक्शन से पहले आ गया।
तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा जो कंट्रोल रहता है ज्यादा टाइट रहता है ना, किसके प्रोडक्शन के कंपैरिजन में प्री लॉन्च में थोड़ा ज्यादा टाइटर कंट्रोल होता है, ठीक है। और चाहे तो आप इसमें सेफ लॉन्च को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब प्री लॉन्च और सेफ लॉन्च साथ में चल सकता है। उसी तरीके से प्रोडक्शन और सेफ लॉन्च भी साथ में चल सकता है, अगर है तो सेफ लॉन्च की जरूरत, नहीं तो आप प्री लॉन्च में सिर्फ टिक कर दीजिए या प्रोडक्शन में सिर्फ टिक कर दीजिए, जो भी पेज आपका चल रहा होगा, ठीक है ना। थर्ड जो है प्रोडक्शन वाला, जो कि हमने अभी डिस्कशन किया, तो प्रोडक्शन वाले में क्या होगा, ये जब आपका मास मैन्युफैक्चरिंग करना हो, सीरीज प्रोडक्शन पीपा का अप्रूवल हो जाने के बाद में वो जब कंट्रोल प्लांट बनाएंगे उस समय में आप प्रोडक्शन वाले पे टिक करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, सारा कंटेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर आपके नॉर्मल कंट्रोल्स रहते हैं जो कि प्रोडक्शन फेज में आप इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर भी प्रोडक्शन के साथ साथ में आप सेफ लॉन्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेफ लॉन्च में क्या हो जाएगा, इनहांस कंटेनमेंट या कंट्रोल्स वगैरह आप ऐड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेफ लॉन्च के बारे में क्या बोलता है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो अगर प्री लॉन्च के साथ में सेफ लॉन्च हो रहा हो तो आपको यहां टिक करना है और यहां पर भी टिक करना है। अगर प्रोडक्शन और सेफ लॉन्च साथ में कर रहे हैं तो यहां टिक करना है और यहां टिक करना है साथ में, ठीक है ना, और आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है एलिमेंट नंबर 2। तो एलिमेंट 2 क्या बोलता है, यहां पर आपको कंट्रोल प्लान का नंबर डालना है। तो कंट्रोल प्लान क्या होता है, ये कंट्रोल प्लान के ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं। तो कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं। तो आप एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए क्यूएमएस में कोई सिस्टम बनाया होगा, तो जो भी आपने सिस्टम बनाया है, काफी सारी कंपनियां डॉक्यूमेंट को नंबरिंग करने के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाती है। तो कंट्रोल प्लान को नंबरिंग करने के लिए अगर आपने कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है तो वो जो नंबर है यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बोलता है, एंटर द कंट्रोल प्लान डॉक्यूमेंट नंबर यूज फॉर ट्रैकिंग, ठीक है। कंट्रोल प्लान नंबर मस्ट बी ट्रेसेबल टू की सोर्स डॉक्यूमेंट स्पेशली एफएमईए। तो कंट्रोल प्लान जो होता है दोस्तों हमेशा एफएमईए के साथ में लिंक्ड होता है, क्योंकि पीएफएमईए के बाद में यानी पीएफएमईए का जो आउटकम निकलता है वो कंट्रोल प्लान निकलता है, ठीक है। तो दोनों का लिंकेजेस वगैरह होना चाहिए। और यहां पर आपको कुछ सीरियल नंबर आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको कंट्रोल प्लान सीपी कर लीजिए डैश, प्रोडक्ट का नाम कुछ अगर आपका है टीटी डाल देते हैं -01, इस तरीके से कुछ आपका कंट्रोल प्लान का नंबर चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है, पार्ट नंबर या लेटेस्ट चेंज लेवल। तो जिस पार्ट का, जिस प्रोडक्ट का आप कंट्रोल प्लान बना रहे हैं, ठीक है, उसका यहां पर आ जाएगा नंबर। समझो पार्ट का नंबर है 3389, ठीक है। साथ ही साथ लेटेस्ट चेंज लेवल, साथ ही साथ क्या है, लेटेस्ट चेंज लेवल मतलब रिवीजन नंबर। समझो रिवीजन नंबर 1 है तो आपका R1 कर सकते हैं, या जो भी है वर्जन 1 जैसा भी आप लिखते हैं आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। When applicable, enter the latest engineering change level and or issue date from the drawing specification। तो नॉर्मली ड्राइंग में दिया हुआ रहता है, आपका पार्ट का नंबर भी रहता है और रिवीजन नंबर रहता है, ठीक है। उसको यहां पर मेंशन करना है आपको थर्ड वाले पॉइंट में। तो कंट्रोल प्लान का थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ एलिमेंट हो गया, क्या बोलता है, पार्ट नेम डिस्क्रिप्शन। तो जिस प्रोडक्ट का यहां पर हमने नंबर डाला है और रिवीजन नंबर डाला है उसी का यहां पर नाम डालना है, ठीक है ना। समझो कि इसका नाम जो है हब है, पार्ट आपका है हब, ठीक है, या पैनल फ्रंट डोर या बॉटम लोअर, कुछ भी नाम है आपका, या लाइट है कुछ भी, तो आप वो लिख सकते हैं। पार्ट का नाम जो है वो डालिए, डिस्क्रिप्शन जो भी है उसको लिखना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया सप्लायर प्लान, यानी कि नेम ऑफ द कंपनी एंड द अप्रोप्रिएट डिवीजन प्लान डिपार्टमेंट प्रिपेयरिंग द कंट्रोल प्लान। तो नॉर्मली कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा रहता है। मान लेते हैं आपका कंपनी का नाम जो है केपीसीएल है, ठीक है, तो केपीसीएल कर दीजिए। आप चाहें तो लोकेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं केपीसीएल लेट्स से पुणे, ठीक है। इस तरीके से सप्लायर का आपको नाम या प्लांट का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगर किसी डिवीजन के लिए बना रहे हैं, पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मली डिपार्टमेंट वाइज इतना बनता नहीं है, कंपनी का नाम समझ सकते हैं, उसके हिसाब से आपको बनाना है। बाकी बड़े बड़ी कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिवीजन होते हैं तो डिवीजन भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ में आते हैं, सिक्स्थ हो गया सप्लायर कोड। ये क्या है, एंटर द आइडेंटिफिकेशन नंबर, डंस कस्टमर सप्लायर कोड, आईएटीएफ सप्लायर आइडेंटिफिकेशन कोड एज रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर। तो नॉर्मली क्या होता है, ओईएम जो होते हैं
टीयर 1 को या टीयर 1 जो होते हैं टीयर 2 को कुछ कोड देते हैं, सप्लायर कोड होता है। ये आपके काफी सारे कम्युनिकेशन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ईआरपी वगैरह में दिया जाता है। जो बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है सप्लायर और कस्टमर के बीच में, उसमें भी कोडिंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कस्टमर ने आपको कुछ कोड किया है, फॉर एग्जांपल आपको कोड दिया है KT208, ठीक है, मैं कैसे कोड क्रिएट कर रहा हूं, तो आपको जो आप कस्टमर ने कोड दिया है वो कोड यहां पर लिखना है। फॉर एग्जांपल आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को सप्लाई करते हैं, टाटा मोटर सप्लाई करते हैं, टाटा मोटर ने अगर आपको कुछ कोड दिया हुआ है कि मेरा सप्लायर का एक कोड ये है, ठीक है ना, तो वो कोड आपको यहां पर डालना है। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट हो गया। 7 में जाते हैं। 7 पॉइंट हमारा यहां पर है की कॉन्टैक्ट एंड फोन। मतलब क्या है, एंटर द नेम, टेलीफोन नंबर एंड अदर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल ईमेल हो गया या फोन नंबर हो गया, ऑफ द प्राइमरी कॉन्टैक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान के लिए अगर कस्टमर किसी से बात करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लान अपने कस्टमर को दिया अप्रूवल करने के लिए, अब कस्टमर बात करना चाहता है कुछ समझने के लिए या कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, किससे बात करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो जो की कॉन्टैक्ट है बंदा, उसका यहां पर नाम भी डाल सकते हैं। समझो लिख देते हैं मिस्टर लाल, ठीक है, और उनका ईमेल आईडी डाल दिया और उनका फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, तो की कॉन्टैक्ट और फोन नंबर यहां पर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। दोस्तों 8 पॉइंट आने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं। कुछ जगहों में हम यहां पर कोर टीम भी इस्तेमाल करते हैं, कोर टीम या क्रॉस फंक्शन टीम जो कि कंट्रोल प्लान बना रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर एडिशनल कंटेंट कोर टीम लिख के आपके टीम मेंबर का नाम, डिपार्टमेंट यहां लिख सकते हैं। समझो कि मोहन इंजीनियरिंग का बंदा है, सोहन वो प्रोडक्शन का बंदा है, रवि है क्यूए का बंदा। इस तरीके से जो भी क्रॉस फंक्शन टीम या कोर टीम जो कंट्रोल प्लान बना रही है उसको यहां मेंशन कर सकते हो, स्पेस है। बाकी आप अपने फॉर्मेट में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, काफी सारी कंपनी इस्तेमाल करती हैं। इसमें भी एआईजी के जो मैनुअल है उसमें भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कंट्रोल प्लान है, उसमें भी ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 8 पॉइंट है सप्लायर प्लांट अप्रूवल एंड डेट। ठीक है, ऑब्टेन द रेस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप्रूवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ रिक्वायर्ड सी अप्रोप्रिएट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो आप कंपनी का यहां पर अप्रूवल हो जाएगा और डेट। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका प्लांट हेड जो है वो साइन करेगा और डेट डाल देगा 15/4/2025। ठीक है ना, इस तरीके से वो साइन करके यहां पर डेट डाल सकता है। ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट, डेट ओरिजिनल। डेट ओरिजिनल का मतलब हो गया ये कंट्रोल प्लान पहली बार कब बना, तो जब बना पहली बार वो डेट डाल देंगे। समझो कि हो गया 2 अगस्त 2023। ठीक है, ये हो गया मेरा डेट ओरिजिनल, मतलब पहली बार जब बना, बाद में रिवीजन होते रहेंगे। तो 9th वाला हो गया डेट ओरिजिनल और 10th हमारा हो जाएगा डेट लेटेस्ट। यानी कि यहां पर जो था ये था मेरा, समझो मान लेते हैं 2 मार्च 2023। फिर रिवीजन जो हो गया ये हो गया 4 अप्रैल 2024 में। इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है ना, डेट ओरिजिनल एंड डेट रिवीजन, मतलब रिवीजन कब हुआ। अब रिवीजन भी हो सकता है कि रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, तो जो भी लेटेस्ट वाला है वो यहां पर आ जाएगा 10वां वाले में। 9th में जब पहली बार बना था ये हमेशा के लिए रहेगा, ये बदलेगा नहीं। पहली बार कब बना था वो डेट आ जाएगा वहां पे, और लेटेस्ट वाला जो डेट रहेगा वो आ जाएगा 10th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारा 11वां पॉइंट। 11 क्या बोलता है, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। तो कंट्रोल प्लान बनाने के बाद में कस्टमर को भेजेंगे अप्रूवल के लिए, है ना। तो कस्टमर का इंजीनियरिंग अप्रूवल, समझो कि आपने टाटा मोटर को आप सप्लाई करते हो, टाटा मोटर को जब आपने सबमिट किया तो उनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सिग्नेचर, अप्रूवल, डेट वगैरह यहां पर आएगा। समझो कि वहां पर इंजीनियरिंग का कोई सीनियर बंदा है, उसने यहां पर साइन किया और अपना डेजिग्नेशन लिख दिया, लेट्स से डीजीएम इंजीनियरिंग, और यहां पर डेट डाल दिया। ठीक है ना, इस तरीके से वो साइन करके आपको रिटर्न करेंगे, मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये हो गया हमारा 11वां पॉइंट। 12वां हो जाएगा कस्टमर के यहां पर ही इंजीनियरिंग के अलावा अगर क्वालिटी वाला भी अप्रूवल करता है तो इंजीनियरिंग ने अपना अप्रूवल साइन करके यहां दे दिया, डेट डाल दी यहां पे, क्वालिटी वाला यहां साइन करेगा, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा और डेट डाल देगा। तो इंजीनियरिंग और क्वालिटी दोनों ने ही अप्रूवल किया होगा। बाकी तो खैर कस्टमर पर डिपेंड करता है
कौन कौन साइन करता है, कौन अप्रूवल करता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है उसका मतलब मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा 12वां पॉइंट। 13 पॉइंट देख लेते हैं। ऑब्टेन एनी अदर एग्रीड अपॉन अप्रूवल। अब इंजीनियरिंग के अलावा, क्वालिटी के अलावा कोई अगर दूसरा भी अप्रूवल करना है, समझो कि उनका परचेज वाला भी साइन करना है कस्टमर के यहाँ पर, तो ये कस्टमर के लिए ऑप्शन है 11, 12, 13, तो वो साइन करेगा। कोई और नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ने साइन कर दिया बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और एक्स्ट्रा कोई साइन करना है आपका बायर जो है तो भी साइन करके दे देगा। तो ये हो गया 13th वाला पॉइंट। अब आते हैं इधर वाला पोर्शन में, जो कि आपका मेन पोर्शन है, जिसमें कि मेन कंटेंट आते हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो आ गया हमारा 14th वाला पॉइंट, जो कि कॉलम के हिसाब से अगर देखें तो पहला कॉलम है। इसमें क्या है, पार्ट प्रोसेस का नंबर है, पार्ट प्रोसेस का नंबर है। दिस आइटम नंबर इज यूजुअली रिफर्ड फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो चार्ट। यानी कि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, एफएमए का भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लो चार्ट से इनपुट जाता है एफएमए में, तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट से या एफएमए से आप इनपुट ले सकते हैं। तो पार्ट या प्रोसेस का नंबर यहां पर आएगा। समझो कि एक पार्ट को बनाने के लिए आप अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हैं। समझो कि पहले स्टाम्पिंग कर रहे हैं, स्टाम्पिंग में समझो ले लेते हैं ब्लैंकिंग कर रहे हैं, फिर आप पियर्सिंग कर रहे हैं, फिर फॉर्मिंग कर रहे हैं, तो ऑपरेशन नंबर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नॉर्मल हम इस तरह करते हैं। या मशीनिंग कर रहे हैं तो पहले समझो कि हमने रफ टर्निंग किया 10, फिर सेकंड किया ड्रिलिंग किया 20, फिर 30 किया बोरिंग किया, है ना। तो 10, 20, 30 करके लिखते हैं हम नॉर्मली कंट्रोल प्लान में या फ्लो चार्ट में, एफएमए में लिखते हैं। तो वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा प्रोसेस का, जो फ्लो चार्ट हम ले रहे हैं। इफ मल्टीपल पार्ट नंबर एग्जिस्ट, जैसे कि असेंबली है, लिस्ट द इंडिविजुअल पार्ट नंबर एंड देयर प्रोसेस अकॉर्डिंगली। अगर आप कंट्रोल प्लान बना रहे हैं, मल्टीपल पार्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होगा, आप उसको कंबाइन करके असेंबली का नंबर जो रहेगा आपका, उसका नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप असेंबली के लिए कंट्रोल प्लान बना रहे हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला कॉलम, 14th वाला पॉइंट, ठीक है। 15th में आते हैं। तो 15 क्या बोलता है, प्रोसेस नेम ऑपरेशनल डिस्क्रिप्शन। यानी कि यहां पर हमने लिखा था 10, 20, 30, तो 10 में क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, तो यहां पर आ जाएगा ड्रिलिंग, ठीक है ना। ऑल स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिस्टम, सब सिस्टम और कंपोनेंट। यानी कि पार्ट को बनाने के लिए आप जो भी फ्लो चार्ट के हिसाब से ऑपरेशन करने वाले, प्रोसेस करने वाले हैं, स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, फिर मिग वेल्डिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में रिवेटिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, ऑपरेशंस हो गए। उन ऑपरेशंस को यहाँ पर लिखना है, ड्रिलिंग, बोरिंग, मोल्डिंग, स्टाम्पिंग, फैब्रिकेशन, जो भी है ना ऑपरेशंस, वो सब हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑपरेशन नेम फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो चार्ट या प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया, प्रोसेस का नाम हमको यहाँ पर लिखना है। ये हो गया हमारा 15th पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 16th पॉइंट क्या हो जाएगा, 16th हो जाएगा मशीन डिवाइस जिग टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। For each operation that is described, identify the type of processing equipment, जैसे कि मशीन हो गया, ब्रांड मॉडल हो गया, फिक्सचर टाइप हो गया, या दूसरे रिलेवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब समझो यहाँ पर मैं ड्रिलिंग करने वाला हूँ, तो ड्रिलिंग मैं कहाँ पर करूंगा, कौन सा मशीन में करूंगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में करूंगा, साथ में कोई फिक्सचर भी इस्तेमाल करूंगा, तो फिक्सचर कुछ नंबर है, ड्रिलिंग मशीन का नंबर है, कैपेसिटी है, तो वो लिखना है हमको 16th वाले कॉलम में। मतलब कौन सा मशीन, किस कैपेसिटी का, नंबर क्या है, जिग टूल इस्तेमाल करना है तो क्या रहेगा उसका नंबर, वो आपको स्पेसिफाई करेंगे। जितना स्पेसिफाई करेंगे उतना अच्छा है। इससे क्या होगा, प्रोसेस ओनर को पता होगा ये जो ऑपरेशन नंबर मेरा 20 है, 20 में मुझे जो ड्रिलिंग करना है, ठीक है ना, तो ड्रिलिंग करने के लिए मैं ये मशीन का इस्तेमाल करूंगा, ये टूल का इस्तेमाल होगा, ये फिक्सर का इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह, है ना। वो आ जाएगा मेरा 16th